Okay, ji, assalamu alaikum everyone, and welcome to lecture 5 of our current affairs course. It's crash course के अंदर we've already covered quite a few topics. जिसके अंदर पहले तो बल्कि हमारा lecture was on climate change, उसके बाद अफगानिस्तान crisis को cover किया है, information warfare को cover किया है, Middle East crisis और पाकिस्तान की foreign policy with regards to that crisis उसको cover किया है. Today's lecture is very important because it covers a very large and overarching topic of US-China rivalry and how it correlates with the shift to multipolarity that is happening in the global world order right now. तो इस पर्टिकुलर कोर्स लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने आप सबके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. इसके हवाले से मैं कुछ आपके साथ रिकमेंडेड रीडिंग्स भी शेयर करूंगा विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर विल कीप थिंग्स वेरी फोकस्ड और हम लोग यूएस चाइना राइवलरी को देखेंगे इन डिफरेंट अरीनाज और उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. तो सबसे पहले एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि वाई दिस टॉपिक इज ऑफ इम्पोर्टेंस. तो आप देख सकते हैं कि यूएस चाइना राइवलरी फीचर्स हेविली इन मीडिया डिस्कोर्स. आपको साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है, आपको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है, आपको एशिया पैसिफिक के अंदर नजर आती है. तो इट्स मोर ऑफ अ यू कैन से अ ग्लोबल राइवलरी दैट इज टेकिंग प्लेस एंड द क्वेस्ट इज फॉर अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द कोट ऑफ द डे विच इज़ बाय ग्राहम एलिसन. इनकी किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर, जिसके अंदर ये थुसिडिडीज ट्रैप को एनालाइज करते हैं और इसकी कोरिलेशन निकालते हैं विद यूएस चाइना रिलेशंस. तो उसके अंदर वो कहते हैं कि द यूएस चाइना राइवलरी हैज़ द पोटेंशियल टू पुश द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है. तो जो अंडरलाइंग बात है वो यही है कि यूएस चाइना राइवलरी प्राइमरीली जो एक यूनिपोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी उसका एक फेडिंग यू कैन से मैनिफेस्टेशन है, और जो मल्टीपोलैरिटी आ रही है दुनिया के अंदर उसकी एक मैनिफेस्टेशन है. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे ऑन मल्टीपल लेवल्स. ठीक है. हम लोग लार्जर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखेंगे जहाँ पे क्वाड ऑक्स जैसी जो अलाइंसेज हो रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट आता है वो आ जाएगा. फिर इंडो पैसिफिक के अंदर ही हम लोग ताइवान डायलेमा देखेंगे, साउथ चाइना सी को देखेंगे, फिर जो यूएस चाइना राइवलरी है साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है उसको देखेंगे. और फिर साथ ही साथ एक इकोनॉमिक एंगल भी इसका है जो कि B3W वर्सेस BRI है, विच इज़ बिल्ड बैक बेटर वर्सेस दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. तो उस चीज़ को देखेंगे. सो इट्स अ वेरी यू कैन से यू नो इट्स अ लेक्चर दैट टचेज ऑन मल्टीपल फ्रंट्स और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को समझ सकें. तो सबसे पहले इंडो पैसिफिक बिकॉज दैट्स द लार्जर रीजन विल बी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर ही ताइवान आ जाता है, उसके अंदर ही साउथ चाइना सी आ जाता है. और सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि इंडो पैसिफिक जो है इधर इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है. तो एक नेवल कैपेसिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी दैट हैपन्स देयर. जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 62% ऑफ वर्ल्ड GDP इज एक्चुअली देयर एज वेल. और ऑलमोस्ट जो आपका 46% ट्रेड है वो इसी रीजन के अंदर हो रही होती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन दैट रिगार्ड. साथ ही साथ इट्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. और जो सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर आ जाता है इंडो पैसिफिक के अंदर वो ये चाइना फैक्टर है, क्योंकि चाइना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिस रीजन. तो जो यूएस है उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस है और चाइना का अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए उसका फोकस है. तो उस हवाले से इंडो पैसिफिक की काफ़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है. और इस इंपॉर्टेंस को हम लोग कुछ अलाइंसेस के हवाले से देखेंगे. सबसे पहले जो अलाइंस आ जाती है वो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग आ जाता है विच इज़ क्वाड, जो यूएस जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अलाइंस है. और इनका जो आइडिया है इट्स एन अलाइंस क्लेम टू बी एन अलाइंस ऑफ डेमोक्रेसी. आइडिया यही होता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच में एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए ये अलाइंस बनाई गई. लेकिन इफ़ यू लुक एट इट ऑन अ मोर डीपर लेवल तो यू रियलाइज कि इट्स मेन प्रायोरिटी, इट्स अनस्टेटेड प्रायोरिटी इज एक्चुअली काउंटरिंग चाइनाज ग्रोइंग पावर. तो क्वाड के हवाले से मैं एक आपको एक जो है रिसोर्स भी शेयर करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि है क्या. लेकिन मेजरली जो आपको चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इट्स एन अलायंस बिटवीन यूएस जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. और इसका मकसद ये है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके. फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का इसका नारा है जो कि ये लगाता है क्वाड. लेकिन असल जो चीज़ है वो लार्जली यही है कि जो चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन द इंडो पैसिफिक उसको ये चार कंट्रीज मिलकर काउंटर कर सकें. दूसरी जो एक अलायंस इंपॉर्टेंस रखती है और जिसने हैवीली फीचर भी किया था इन द लास्ट CSS एग्जाम वो था ऑकस अलायंस. ठीक है. और ऑकस के अंदर जो है बेसिकली अगेन इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है और यूनाइटेड किंगडम इन्वॉल्व है. और इसका भी एरिया ऑफ फोकस इंडो पैसिफिक ही है. जो मेजर इस चीज़ की इस अलायंस का जो एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडो पैसिफिक, जिसके अंदर यूएस इज़ एक्चुअली हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. और जो
इस चीज़ का मकसद है दैट इज लार्जली रिफ्लेक्शन ऑफ यूएस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी of offshore balancing by empowering its allies instead of its direct involvement in these areas. यूएस का जो अब कंसर्न है दैट इज अबाउट allies, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की वो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इट्स गिविंग इट न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्गर ऑस्ट्रेलिया वुड मीन के वो अपने आप को भी असर्ट कर सकेगा इन द इंडो पैसिफिक, और उसकी जब असर्शन होगी तो कॉन्सिक्वेंटली जो चाइना की असर्शन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऑकस की अलायंस का मेजर मकसद यही है कि चाइना को कंट्रोल किया जा सके, और इसका एक मेजर कंपोनेंट ये है कि इट रिजल्ट्स इन द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो इस हवाले से भी मैं आपको एक शेयर करूंगा रिसोर्स विच वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑकस बेटर। अब हम लोगों ने देख लिया कि लार्जर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड और ऑकस का तो रोल है, साथ ही साथ यहाँ पे अब साउथ चाइना सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये एक मैंने मैप आपके साथ शेयर किया है जहाँ पे यूएस और चाइना की नेवी बेसिस के हवाले से एक मैप आउट हुआ है। यहाँ पे 9 डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगेन साउथ चाइना सी को समझना, परहैप्स इस लेक्चर के अंदर समझाना वुड बी टेकिंग इट टू फार, तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द साउथ चाइना सी एक्चुअली इज। लेकिन इस चीज़ के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग से फोकस करेंगे कि साउथ चाइना सी की राइवलरी किस तरह से मैप आउट होती है इन 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 दी चाइना एंड यूएस कॉन्टेक्स्ट। तो जो साउथ चाइना सी है, अगर इसको मैं बेसिक अल्फाज में समझाऊं आपको, तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्जिनल सी इन द वेस्ट पैसिफिक रीजन। इसका ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। ये बिल्कुल मेनलैंड चाइना के साथ लगता है, और जो इसके साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम्स हैं, क्योंकि टेरिटोरियल क्लेम्स होते हैं हर स्टेट के, वो अगेन मैं आपके साथ जो लेक्चर रिसोर्स वीडियो शेयर करूंगा उससे आपको समझ आ जाएगी कि टेरिटोरियल क्लेम्स क्या हैं, चाइना का कितना पोर्शन आता है, वो सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे मल्टीपल क्लेम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइना का एक मेजर क्लेम है, उसके बाद फिलीपींस आ जाती है, वियतनाम आ जाती है, मलेशिया आ जाती है, ताइवान आ जाते हैं, ब्रुनाई आ जाती है, जिनके ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं। अब साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो मलक्का डायलेमा का आपने सुना होगा, मलक्का स्ट्रेट यहाँ से पास करती है, विच इज़ अ शॉर्ट नैरो पैसेज जो जहाँ से मेजर चंक ऑफ ट्रेड पास करता है। ठीक है, और चाइना के फियर्स ये हैं कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो चाइना की मेजर ट्रेड जो है वो हॉल्ट पे आ जाएगी। इसी वजह से चाइना अपने आप को काफ़ी असर्ट करता है साउथ चाइना सी में, ताकि जो उसका मलक्का डायलेमा है उसको वो काउंटर कर सके। और उसी मलक्का डायलेमा को काउंटर करने के लिए उसने सी पैक का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसके बारे में हम लोग इन लेटर लेक्चर्स देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लार्ज चंक ऑफ ट्रेड हैपन्स इन द साउथ चाइना सी, स्पेशली अंदर जो है 30% ऑफ वर्ल्ड शिपिंग ट्रेड होती है। ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स आर ट्रेडेड एवरी ईयर, सो यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ इट। और इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा शेयर चाइना का होता है। ठीक है, 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ से जाते हैं, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस यहाँ से जाती है, 12% ऑफ द ग्लोबल फिश कैच, एक बहुत बड़ा एक क्योंकि चाइना एक्सपोर्टर है फिश प्रोडक्ट्स का, इवन टू द एक्सटेंट कि $20 बिलियन तो उसने सिर्फ 2013 से कमाए थे, जस्ट बाय इट्स एक्सपोर्ट ऑफ फिश इटसेल्फ। तो उस हवाले से चाइना के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को असर्ट करने के लिए चाइना ने अभी रिसेंटली यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर इसने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, उसके बाद क्रॉस रीफ के ऊपर इसने अपने दोबारा सी पोर्ट बनाया है। तो ये चीज़ें कुछ जस्ट सम थिंग्स यू नीड टू हैव एट द बैक ऑफ योर हेड कि चाइना यहाँ पे अपने आप को मिलिटरीली एक्सपैंड करे। मेजर बात ये, अगर आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ यू आर कोटिंग देम दैट वुड ऐड टू योर आंसर। लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं है कि एसेंशियल चीज़ नहीं है, आपको जो चीज़ याद होनी चाहिए वो ये है, मिलिटरीली चाइना इज asserting itself इन द साउथ चाइना सी, और उसके मेजर रीजन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चीज़ें हैं। जो यूएस है दैट हैज़ एक्यूज्ड चाइना ऑफ ऑब्वियसली मिलिटराइजिंग द साउथ चाइना सी, और ख़ुद अपनी भी नेवल पेट्रोल्स और एक्सरसाइजेज वहाँ पे कंडक्ट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आसियान के साथ जो रिलेशनशिप है यूएस का, वो काफ़ी इस चीज़ के अंदर प्लेज अ मेजर रोल। उसके हवाले से मैं आपके साथ एक रिसोर्स शेयर करूंगा कि आसियान का जो रोल है इन दी साउथ चाइना सी, वो ये है कि एज अ मीन्स टू काउंटर चाइना इन दिस साउथ चाइना। ये होता है कि वो जो चाइना की असर्टिव पॉलिसी है इन द साउथ चाइना सी उसको काउंटर करें। तो यूएस बेसिकली बैक्स आसियान अगेंस्ट चाइना इन द साउथ चाइना सी। तो उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। अब तीसरा जो मेजर इधर चीज़ आ जाती है विद रिगार्ड्स टू द इंडो पैसिफिक और द यूएस चाइना राइवलरी इज द ताइवान डायलेमा दैट एग्जिस्ट